बंद करते। हेलो एवरीवन। जो घटना चक्र दृष्टि आई है जिसमें 1 सितंबर से लेके और 2020 1 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक, उसमें 1 वर्ष का करंट अफेयर कवर है। तो उसी की ये सीरीज का ये पहला वीडियो रहेगा। और ये जो आरओ आने वाली है या वो हाई कोर्ट का जो आरओ है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो भी 24 तारीख को पेपर है उसके लिए है। तो देखिए, पहली न्यूज इसमें क्या है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आया है। ये जो भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण है फसाई द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। पहली बार ये 2019 में जारी किया गया था। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को। तो ये पहली बार कब मनाया गया है इसको याद रखिए, 2019 को। और ये तीसरा संस्करण है। और इसमें जो शामिल किया गया है, तो क्या शामिल किया गया है? मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, खाद्य परीक्षण, आधारभूत संरचना, निगरानी और उपभोक्ता सशक्तिकरण। इसमें याद रखिए कि किसने जारी किया है और ये कौन सा संस्करण है, क्योंकि 4 स्टेटमेंट दे के पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें 3 शीर्ष राज्य कौन से रहे बड़े राज्यों में? तो गुजरात पहले नंबर पे, केरल, तमिलनाडु। छोटे राज्यों की बात करें तो गोवा पहले नंबर पर, फिर मेघालय, तब मणिपुर। और केंद्र शासित में बात करें तो जम्मू कश्मीर, दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार, तीसरे नंबर पर दिल्ली। और सबसे नीचे पायदान पे रहा मिजोरम। बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में पूछा जाए तो मिजोरम, बड़े राज्यों में बिहार, और केंद्र शासित में लक्षद्वीप सबसे पीछे रहा। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग याद रखिए, ये 59 प्राप्त अंक ये पा के 5वां स्थान इसने प्राप्त किया है। इसमें यही इम्पॉर्टेंट है, ये 2019 में पहली बार सूचकांक आया, ये तीसरा संस्करण है। इसमें शीर्ष पूछे तो गुजरात, उत्तर प्रदेश का स्थान इसमें 5वां है। अगली न्यूज है रेल कौशल विकास योजना। ये रेल मंत्रालय के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यमिता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हें विभिन्न व्यवसायों में तकनीकी प्रशिक्षण करने के लिए ये एक कार्यक्रम है। और ये जो कार्यक्रम है 17 सितंबर 2021 को रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अरविंद वैष्णव द्वारा रेल कौशल योजना शुरू किया गया। इसका जो ये योजना है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वावधान से प्रारंभ की गई है। 3 वर्षों में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण करने का लक्ष्य बनाया गया है। और प्रारंभ में जो 1,000 युवा या उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षकों को प्रदान किए जाने के लिए प्रशिक्षण के अतिरिक्त होगा। इसमें याद रखिए कि 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण होगा। ये एक निःशुल्क है। उम्मीदवार की उम्र 18 से 35 साल होनी चाहिए। इस योजना के लिए नोडल एजेंसी कौन है? बनारस लोकोमोटिव वर्क। और अभी तक देश में 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों को चिन्हित किया गया है। अगला है भारत में अपराध। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा भारत में अपराध का प्रथम संस्करण कब आया था? 1953 में ये प्रकाशित हुआ था। और क्या हुआ कि सन 2020 में ये कौन सा संस्करण था? संस्करण जरूर याद रखा करिए, 68। और ये 1 जनवरी से 31 जनवरी 2020 तक का ये सर्वे है। सर्वे में क्या है कि भारत में 2020 में कुल 66,01,285 संज्ञेय अपराध है पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें से 42,54,356 आईपीसी के अंतर्गत, 23,46,929 विशेष तथा स्थानीय कानूनों के तहत अपराध दर्ज है। इतनी संख्या किसी को नहीं याद रहेगी। इसमें याद ये रखिए कि 2019 की तुलना में 2020 में 28% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की? 28% की। किसमें? अपराधों के पंजीकरण में। साइबर की बात करें तो 11.8% की वृद्धि
हुई है। 2020 में 50,035 मामले साइबर अपराधों के आए हैं और 19 में 44,735 मामले आए थे। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत पुलिस, न्यायपालिका, कारागार और कानूनी सहायता पर भारत के राज्यों की रैंकिंग जारी की गई। ये कौन जारी किया है? टाटा ट्रस्ट द्वारा ये जारी किया गया है। प्रथम संस्करण 2019 में आया था। 28 जनवरी को द्वितीय इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जारी की गई है। इसमें 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों मतलब 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले में प्रथम स्थान, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महाराष्ट्र। प्रथम स्थान कौन सा रहा? महाराष्ट्र। और क्या उत्तर प्रदेश का ये 18वां स्थान रहा है। और छोटे राज्यों में प्रथम स्थान त्रिपुरा का रहा। अगला खबर है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण। सार्वभौम स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी जी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन, डेट जरूर याद रखिए, ये कई बार परीक्षाओं में मिलान करने के लिए पूछा जाता है। इस मिशन के 2 उप मिशन थे। कौन कौन से? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण वाला है वो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, और स्वच्छ भारत मिशन शहरी जो है वो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है। इस मिशन के तहत ग्रामीण भारत में 100 मिलियन शौचालयों के निर्माण के माध्यम से 2 अक्टूबर 2019 तक देश के सभी ग्रामों, पंचायतों, जिलों, ये सब क्या हुआ कि खुले में शौच ODF घोषित कर दिया गया। खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत ग्रामीण का द्वितीय चरण फेज 2 ये ODF प्लस में प्रवेश कर चुका है। अब समझ में आया? 2019 में जो हम ODF हो गए हैं, घोषित हो गए हैं, तो उसी को बनाए रखने के लिए ये आया है, ODF प्लस में हम प्रवेश कर चुके हैं और यही इसका द्वितीय चरण है। अब देखिए 9 सितंबर 2021 को स्वच्छ भारत ग्रामीण जो द्वितीय चरण के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया। ये ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इस उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण को 2018 एवं 19 में भी संचालित किया गया था। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के अंतर्गत देश भर में 698 जिलों में 17,475 गांवों को आच्छादित किया जाएगा। और स्वच्छ जो ग्रामीण वाला है उसमें ODF स्थायित्व तथा गांवों में ODF प्लस के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसमें जो शामिल किया गया है नए तत्व उनको देखिए, ठोस तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन, मल अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाएं, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता, ये सब नए तत्व हैं, इसलिए स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता पर जागरूकता तथा मासिक धर्म संबंधी अपशिष्ट के लिए प्रबंधन एवं निपटान। स्वच्छ आइकॉनिक जो स्थल घोषित किया गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय भी याद रखा करिए, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल के चरण 4, कौन सा चरण है? चरण 4 के अंतर्गत कितने स्थल को? 12 स्थलों को। कभी कभी संख्या पूछ लिया जाता है या तो नाम पूछ लिया जाएगा, इसमें कौन सा नहीं है, तो 12 याद रखिए। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र, सांची स्तूप मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ किला मध्य प्रदेश, जैसलमेर किला राजस्थान, रामदेवरा ये भी राजस्थान, गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में है, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में, रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल झील ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, बांके बिहारी मंदिर ये मथुरा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो 2 हैं इनको तो ज़रूर याद रखिए। आगरा का किला ये है उत्तर प्रदेश में, काली घाट मंदिर पश्चिम बंगाल में। और इसका उद्देश्य क्या है कि देश के जो प्रतिष्ठित धरोहर
आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छ पर्यटक गंतव्यों के रूप में रूपांतरित करना। अगला है सुजलाम अभियान। ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय जरूर पूछा जाएगा कि सुजलाम अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंग के रूप में, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। ओडीएफ स्थायित्व एवं गंदला जल प्रबंधन हेतु यह एक 100 दिवसीय अभियान है। इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा। किस पे 10 लाख सोख्ता गड्ढों का निर्माण होगा, शौचालयों की मरम्मत होगी, नए परिवार एवं शौचालयों की पहुंच होगी। यह अभियान देश के गांवों में अल्प समय में त्वरित गति से ओडीएफ प्लस के दर्जे को प्राप्त करने के उद्देश्य से ये संचालित होगा। अगला है इंदौर भारत का पहला जल आधारित शहर। यही पूछा जाएगा कि भारत का भी हाल ही में पहला जल आधारित शहर कौन सा बना, तो ये इंदौर बना। और याद रखिए कि इंदौर लगातार चौथी बार हो गया कि स्वच्छ शहर का दर्जा भी इसने प्राप्त किया है। अगला है NIRF इंडिया रैंकिंग। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 से की गई है और इसका प्रथम जो संस्करण है वो 2016 में जारी हुआ था। अब 2021 में जारी हुआ है, तो ये कौन सा संस्करण है? छठा संस्करण है। इसमें ओवरऑल श्रेणी में विश्वविद्यालय, कॉलेज, अनुसंधान संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। साथ ही 7 विषयों कौन कौन से? इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ और मेडिकल और वास्तुकला और दंत चिकित्सा डेंटल में भी रैंकिंग प्रदान की गई है। पहली बार, इसको जरूर याद करिए कि पूछा जाएगा कि पहली बार किसको रैंक दिया गया, तो पहली बार हुआ कि अनुसंधान संस्थानों को भी रैंक प्रदान की गई। तो देखिए ओवरऑल में कौन है, तो और याद रखिए कि इसका आधार क्या था? शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेस, अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, स्नातक परिणाम, पहुँच एवं समावेशिता और बोध, ये सब इसके आधार रहे। अब देखिए ओवरऑल में कौन था? IIT मद्रास पहला स्थान जरूर याद करिए, शुरू के 3, तो IIT मद्रास ये चेन्नई में है, ये पहला स्थान, और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरा, IIT बॉम्बे ये तीसरा स्थान रहा। उत्तर प्रदेश का याद रखिए बनारस विश्वविद्यालय 10वां स्थान रहा, टॉप 10 में आया है, और कानपुर IIT कानपुर ये 5वां स्थान रहा है। अब आते हैं उच्च शिक्षा संस्थानों में कौन आगे रहा? उत्तर प्रदेश में देखिए, उत्तर प्रदेश का जरूर याद रखिए, तो 5वां स्थान रहा IIT कानपुर, 10 में रहा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, BHU रहा, MT विश्वविद्यालय, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ये सब ये लखनऊ में, शिव नाडर विश्वविद्यालय ये गौतम बुद्ध नगर, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये प्रयागराज में। ये सब रैंक भी याद रखिए 88, 84, और नाम तो जरूर याद रखिए। विश्वविद्यालय में देखिए विद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान रहा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को द्वितीय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को तीसरा स्थान मिला है। इंजीनियरिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इंजीनियरिंग में IIT मद्रास पहले स्थान पर और दूसरे में रहा IIT दिल्ली। मैनेजमेंट में कौन आगे रहा? IIM अहमदाबाद को प्रथम स्थान मिला और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान एम्स को चिकित्सा में शीर्ष स्थान मिला है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को विधि मतलब कानून की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। दंत में किसको मिला? मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस ये कर्नाटका में है, ये प्रथम स्थान पाया। फार्मेसी में लगातार तीसरे वर्ष जामिया हमदर्द ये नई दिल्ली में है, प्रथम स्थान पाया। कॉलेज में कौन पाया है? मिरांडा हाउस ये दिल्ली में प्रथम स्थान। अनुसंधान इस बार पहली बार जुड़ा है, तो इसका जरूर से जरूर याद रखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला है।
अगली न्यूज है कार्बी आंगलों समझौता। यही पूछ लिया जाएगा कि ये किस राज्य के में है, तो ये कहाँ का समझौता है, ये कार्बी, यही याद रखिए, ये असम का है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा। कार्बी आंगलों मध्य, ये असम में स्थित एक बहुत बड़ा जिला है। वृहत नृजातीय और आदिवासी समूहों कार्बी, डिमासा, बोडो, कुकी, हमार, तिवा, गारो, मान, लेंगमा, नागा आदि का मिलन बिंदु है। तो ये ऐसे पूछ लिया जाएगा कि डिमासो, बोडो, कुकी ये कहाँ के जनजाति हैं, तो ये असम के हैं। ये नाम भी याद रखिए। जो कि अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से 1980 के दशक के उत्तरार्ध से ही अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री और कौन रहे, कार्बी आंगलों स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधियों एवं 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी आंगलों समझौता हुआ संपन्न। इसमें बातचीत के लिए कौन कौन गुट रहा, पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी नॉर्थ चाचर हिल्स लिबरेशन फ्रंट, कार्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स, कुकी लिबरेशन फ्रंट, यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, तो ये सब रहे हैं। इतना न याद रखिए, इतना याद रखिए कि ये कहाँ का है और जो जनजाति हैं वो। शांति स्थापना हेतु विभिन्न प्रयास किए गए। इससे पहले भी सहमति पत्र में 2 बार 1995 और 2000 में तीनों पक्षों केंद्र, राज्य और विद्रोही गुट के बीच हस्तांतरित हो चुका था, लेकिन बहुत व्याप्त जो मतभेद था और उदासीनता के कारण कोई प्रतिफल नहीं निकला। 23 फरवरी 2021 को कार्बी के 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों को हथियार डालने और वार्ता करने को राजी कर दिया गया। इस समझौते के तहत 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों के 1000 से ज़्यादा शस्त्र उग्रवादियों ने हथियार डाल दिए और हिंसा त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हुए। कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्ष में 1000 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आवंटित किए जाएंगे। केएसी के अधिकार क्षेत्र के बाहर रहने वाले कार्बी लोगों के विकास के लिए असम सरकार द्वारा कार्बी कल्याण परिषद का गठन किया गया है और असम की क्षेत्रीय और प्रशासनिक अखंडता को प्रभावित किए बिना कार्बी आंगलों स्वायत्त परिषद को अधिक से अधिक स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। कार्बी आंगलों स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की संचित निधि में संशोधन किया जाएगा। कार्बी आंगलों क्षेत्र की सांस्कृतिक एवं भाषाई पहचान को सुरक्षा एवं संरक्षण दिया जाएगा। उग्रवादियों के पुनर्वास का प्रावधान भी ऐसा समझौता है कि इनको दिया जाएगा। अगली न्यूज है, इसको जरूर याद रखिए कि कार्बी कहाँ का है। अगला है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड आया। 26 अगस्त 2021 को नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्य का इसको स्थानीय बनाने की दिशा में पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास सूचकांक का ये एक ऐसा संस्करण है, पहला संस्करण, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला संस्करण है। और क्या NERDS, DGI और डैशबोर्ड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा इतने लोग मिले हैं, अपनी एक तरह का पहला संयुक्त प्रयास है। यह सूचकांक नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है एवं SDG प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्र एवं उनके जिलों को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें 8 राज्यों के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिलों को प्रगति को 84 संकेतकों के आधार पर मापता है। तो इसमें यही याद रखिए कि देखिए 0 से 100 तक अंक दिया गया है और इसमें जो पहला स्थान जरूर याद रखिए क्योंकि ये पहली बार रैंकिंग आई है, पूर्वी सिक्किम जिला पहला स्थान मिला है। और क्या गोमती और उत्तरी त्रिपुरा को दूसरे स्थान मिले हैं। और क्या हुआ कि अंतिम स्थान की बात करें तो किफिरे कहाँ है, ये नागालैंड में है, तो ये अंतिम स्थान प्राप्त किया है। और क्या हुआ कि रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्रणी
श्रेणी के अंतर्गत आए हैं कौन कौन से 64 जिले, और जबकि 34 जिले अच्छा प्रदर्शन परफॉर्मर करने वाले की श्रेणी में आए हैं। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी श्रेणी में हैं, याद रखिए। और जबकि कोई भी जिला एस्पिरेंट या लक्ष्य प्राप्त करता अचीवर श्रेणी में शामिल नहीं हुआ। आकांक्षी और अचीवर में कोई भी शामिल नहीं हुआ है। सिक्किम की राज्य मछली 18 सितंबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सिक्किम सरकार ने कापर महसीर जिसे स्थानीय रूप में कैटली राज्य कहा जाता है, राज्य मछली स्टेट फिश घोषित किया गया है। तो पूछ लिया जाएगा कि कैटली क्या है, ये पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये मछली है, कहाँ की बनाई गई, सिक्किम की राज्य मछली है। कापर महसीर का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो नियोली सोचिलस और हेक्सागोनोलेपिस है। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगित नदियों द्वारा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। 1992 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो लखनऊ ने कैटली मछली को लुप्त पाए प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इनका श्रेणी भी पूछा जा सकता है कि ये किस श्रेणी में है। और 2014 में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने लुप्त प्राय श्रेणी में वर्गीकृत किया है। अगला है भारतीय स्मार्ट सिटीज अवार्ड 2020 किसके द्वारा दिया गया? केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 25 जून 2021 को। इसमें इन घोषणा में 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशनों कौन कौन सा? स्मार्ट सिटी मिशन अमृत स्मार्ट सिटी मिशन रहा, अमृत रहा, और क्या रहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की 6वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया। इसमें ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये न्यूज़ है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश पहला स्थान पाया है, मध्य प्रदेश दूसरा और तमिलनाडु तीसरा पाया है। अगर हम संयुक्त विजेता की बात करें तो इंदौर और सूरत को घोषित किया गया है। और 2019 में स्मार्ट सिटीज में सूरत एकमात्र विजेता था। केंद्र शासित में चंडीगढ़ शीर्ष पर रहा। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड प्राप्त हुआ है। और इसके बाद वाराणसी रांची को दूसरे और तीसरा स्थान मिला है। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन एसेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 के तहत सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिपरी चिंचवाड़ तथा वडोदरा शीर्ष 9 प्रदर्शनकर्ता शहर रहे जिन्हें 4 स्टार रेटिंग मिली है। अगली न्यूज़ है राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन। तिलहन और खाद्य 2 अत्यधिक संवेदनशील आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसा कि हम सबको पता है। अब भारत विश्व में तिलहनों के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। भारत में मूंगफली, सरसों, सफ़ेद सरसों, तिल, कुसुम, अलसी, काला तिल और अरंडी परंपरागत रूप से उगाए जाते हैं। ये सब क्या है? प्रमुख तिलहन है। 1986 में तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना ने देश में खाद्य तेल अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये प्रश्न बन सकता है कि तिलहनों पर प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? तो 1986 में हुई। इस मिशन को वर्ष 2014 में राष्ट्रीय तिलहन एवं तेल पाम मिशन में परिवर्तन कर दिया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि कहाँ क्या चेंजेस हुआ है। 18 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल ऑयल पाम मिशन की शुरुआत को मंजूरी दिया है। यह केंद्र प्रायोजित योजना है और इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके क्या उद्देश्य हैं इसको देखिए। तो 2025-26 तक ऑयल पाम 6.5 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को आच्छादित करना और अंततः इसे 10 लाख हेक्टेयर में बढ़ाना है। कच्चे ताड़ तेल के उत्पादन को 2025-26 में
11.20 लाख टन और 29-30 तक 28 टन तक पहुंचाना है। उल्लेखनीय है कि तिलहन उत्पादन 14-15 में 275 लाख टन से बढ़कर अब कितना हो गया है, 365.65 लाख टन हो गया है। तो इसको याद रखिए। और इस योजना के लिए 11,040 करोड़ रुपए का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस परिव्यय में 8,844 करोड़ केंद्र वहन करेगी और 2,196 करोड़ राज्य सरकार वहन करेगी। अगला खबर क्या है कि जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क। जलियांवाला बाग स्मारक अधिनियम 1951 के माध्यम से जलियांवाला बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। इस स्मारक का प्रबंधन जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट द्वारा किया गया है। देश में 13 अप्रैल 2019 से 13 अप्रैल 2020 तक जलियांवाला बाग हत्याकांड के शताब्दी समारोह 100 साल पूरे हुए हैं 2020 में। तो इसको याद रखिए। और स्मारक बना है, इसको याद रखिए। कौन सा अधिनियम, 1951 का। और क्या होगा कि 14 सितंबर 2021 को पंजाब के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं, अब तो ये नहीं हैं, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस समय कौन है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। काफ़ी चर्चा रही है। जलियांवाला बाग शताब्दी स्मारक पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? पंजाब में, क्योंकि वहीं की घटना है। 25 जनवरी 2021 को अमरिंदर सिंह द्वारा वर्चुअल माध्यम से जलियांवाला बाग शताब्दी पार्क की आधारशिला रखी गई है। इस पार्क की स्थापना पंजाब के अमृतसर जिले में रणजीत एवेन्यू स्थित आनंद पार्क में की गई है। कहाँ की गई है? आनंद पार्क में। अगला है, और क्या होगा, मुख्यमंत्री ने गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में जलियांवाला बाग पीठ की स्थापना करने की भी घोषणा की थी। यह पार्क 4,490 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्मित होगा। इस शताब्दी स्मारक के तहत सफ़ेद संगमरमर के 5 स्तंभों का निर्माण किया जाएगा। अगली न्यूज क्या है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 1 मई 2016 का स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ बलिया उत्तर प्रदेश से किया गया था। कब किया गया था? 1 मई 2016। सन पूछा जाएगा मैचिंग में। कहाँ से? बलिया उत्तर प्रदेश से। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? जो पारंपरिक ईंधन है, जैसे लकड़ी, कोयला, उपले से जो चूल्हे पे खाना बनाया जाता है, उसका उपयोग करने वाले ग्रामीण एवं वंचित वर्ग के परिवारों को स्वच्छ ईंधन जैसे LPG उपलब्ध करवाना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को 5 करोड़ महिला सदस्यों को मुफ्त LPG उपलब्ध करवाना लक्ष्य था। वर्ष 2018 में इसका विस्तार किया गया। 7 अन्य श्रेणी महिलाओं को शामिल किया गया। किसको? अनुसूचित SC ST, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में जो पाए हैं उनको, अंत्योदय अन्य योजना वाले, अन्य पिछड़ा वर्ग और चाय बागान से संबंधित जो जनजातीय, वनवासी, द्वीपीय क्षेत्र एवं नदी द्वीपों में जो निवास करने वाले थे उनको भी इनमें शामिल किया गया कि इनको भी LPG मिलेगा। LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लक्ष्य को 8 करोड़ तक किया गया। 8 करोड़वा LPG औरंगाबाद महाराष्ट्र में वितरित किया गया है। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 कब लॉन्च किया गया? 10 अगस्त 2021 को। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के महोबा से। और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कहाँ से हुई थी? बलिया से। उज्ज्वला 2.0 ये महोबा से। इसको ज़रूर याद रखिए, क्योंकि उज्ज्वला फेवरेट क्वेश्चन है, इससे प्रश्न बनता है। इस समय तो उज्ज्वला तो सबके घर में आ गई, गैस इतनी महंगी है कि एक बार के बाद भरा ही नहीं गया, ऐसा रिपोर्ट बताती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में PMUI वही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन वितरण करने की
योजना है। कितना? 1 करोड़ अतिरिक्त LPG किया जाएगा। किसमें? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत। और इसमें जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 के तहत कम आय वाले उन परिवारों को आच्छादित किया जाएगा जिन्हें पहले चरण में शामिल नहीं किया गया था। उज्ज्वला 2.0 के तहत लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा निःशुल्क दिया जाएगा। अगला क्या है? विश्व जैव ईंधन दिवस। प्रतिवर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। पूछा जाता है कि विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। उद्देश्य क्या है? कि पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधनों के महत्व को जागरूकता देना, जैसे सौर ऊर्जा से खाना वाना बनाना, ऐसे ऊर्जा। साथ ही जैव ईंधन के क्षेत्र में सरकारों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को पर भी प्रकाश डालना। अगला क्या है? शून्य अभियान। पूछा जाएगा कि शून्य अभियान कौन चलाया है? तो नीति आयोग ने चलाया है। RMI तथा RMI इंडिया के साथ शून्य अभियान किस लिए चलाया है? यह उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ मिलकर शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने के लिए, एक तरीके से जो प्रदूषण फैलता है वाहनों से उसी को कम करने हेतु किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने पर जोर दिया गया है। अगला है लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। ये पूछा जाएगा कि बजट में भी इसकी चर्चा की गई है, इसलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दिया गया। और ध्यातव्य है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री सीतारमण ने लेह में इसकी स्थापना की बात कही थी। तो बस इसमें यही इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ किया जा रहा है? लद्दाख में, क्योंकि लद्दाख अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग जो हुआ तो लद्दाख में एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं था, जबकि जम्मू कश्मीर में जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय है ना। और ये कब पारित हुआ इसको याद रखिए, 5 अगस्त 2021 को लोकसभा में पारित हुआ, 6 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ, 12 अगस्त को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। और जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो वो अधिनियम बन जाता है। और ये संशोधन रहा 2009 में संशोधन किया गया, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में इसमें संशोधन किया गया है। अब याद रखिए कि जो लद्दाख में विश्वविद्यालय होगा इसका नाम क्या होगा? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। इतना याद रखिए, कहाँ बन रहा है, क्या नाम होगा, कौन सा संशोधन हुआ है। यह देश का पहला ऐसा केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा जिसका नाम किसी नदी पर पड़ा है। 2 चरणों में 7 वर्षों के लिए 750 करोड़ रुपए के बजटीय प्रावधान के साथ इस विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के बजटीय प्रावधानों के माध्यम से भारत की संचित निधि द्वारा इस खर्च की पूर्ति की जाएगी। और इस विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र लेह और कारगिल सहित पूरा लद्दाख क्षेत्र होगा। अगला है एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम। 22 जुलाई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में कहाँ, पूछा जाएगा एकीकृत बहुउद्देशीय अवसंरचना विकास निगम कहाँ, तो ये लद्दाख की बात है, स्थापना को मंजूरी दिया गया। और मुख्य निर्माण एजेंसी होगी ये लद्दाख में अवसंरचना विकास के लिए मुख्य निर्माण एजेंसी होगी। इस निगम को अधिकृत पूंजी 25 करोड़ रुपए और आवर्ती व्यय जो है 2.42 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होगा। यह निगम लद्दाख में पर्यटन एवं परिवहन उद्योग के विकास के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण करने के साथ ही स्थानीय उत्पादों एवं हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए विपणन सुविधाओं का भी विकास एवं विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस निगम की स्थापना से लद्दाख का एकीकृत एवं समावेशी विकास निश्चित
होगा। उमलिंग ला दर्रा विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये विश्व की सबसे ऊंची मोटर कार हो गई है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी तक क्या था कि विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का विश्व रिकॉर्ड बोलिविया की सड़क के नाम था। अब बोलिविया में जो ज्वालामुखी उतुरुंकु से होकर जाने वाली 18,953 फीट की ऊंचाई पर स्थित मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया गया है। और ये क्या हुआ कि 4 अगस्त 2021 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सीमा सड़क संगठन ने पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर मोटर वाहन संचालन योग्य सड़क का निर्माण कर विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। कभी कभी करंट से न जोड़ के ये पूछ लिया जाएगा कि उमलिंग ला दर्रा कहाँ है, तो ये लद्दाख की बात है। और 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है। इस सड़क का जो निर्माण है 2017 से प्रारंभ हुआ था। इस सड़क का निर्माण हिमांक प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट है, हिमांक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। यह 52 किलोमीटर लंबी डामरीकृत रोड है। उमलिंग ला टॉप से होकर गुजरने वाली यह सड़क लद्दाख के चिसुमले एवं देमचोक गांवों को आपस में जोड़ेगी। यह सड़क माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों से भी ऊंचे स्थान पर निर्मित की जाएगी। और उल्लेखनीय है कि माउंट एवरेस्ट का नेपाल स्थित दक्षिण आधार शिविर 17,598 फीट की ऊंचाई पर, जबकि तिब्बत स्थित उत्तरी आधार शिविर जो है 16,900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और क्या हुआ कि 17,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह सियाचिन ग्लेशियर से भी अधिक ऊंचाई पर यह सड़क निर्मित की जाएगी। प्रोजेक्ट हिमांक के बारे में देखिए क्या है ये। लद्दाख में सड़क अवसंरचना के विकास के लिए अगस्त 1985 में प्रोजेक्ट हिमांक को सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया? अब प्रोजेक्ट हिमांक की चर्चा में हो गया तो पूछा जा सकता है कि ये कब शुरू हुआ, तो 1985 में। इस प्रोजेक्ट को और क्या कहते हैं, दी माउंटेन टेमर्स नाम भी कहा जाता है। और हिमांक परियोजना के तहत BRO वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ लद्दाख में सड़कों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेवार है, जिसमें खारदुल्ला, तंगलंग ला और चांगलांग दर्रे में विश्व की कुछ अत्यधिक ऊंची मोटर योग्य सड़कें। इसमें जो जो नाम आ रहा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार क्या है कि फेयरबैक्स अलास्का ये अमेरिका में है, सैंटियागो ये चिली में, तथा फिर यहाँ से पूर्व की ओर जाएंगे तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में, ब्राज़ीलिया ब्राज़ील में समाप्त होने वाली पैन अमेरिकन हाईवे विश्व की सबसे लंबी मोटर योग्य सड़क है। अगला इसकी ऊंचाई क्या है कि 24,140 किलोमीटर। लद्दाख का राज्य पशु एवं राज्य पक्षी घोषित हुआ। राज्य पशु की बात करें तो हिमतेंदुआ, और जो राज्य पक्षी है वो क्या है, काली गर्दन वाले सारस। और जम्मू कश्मीर का राज्य, जम्मू कश्मीर भी याद कर लीजिए इसी लगते। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी हिरण या हंगुल पूछा जाता है कि हंगुल कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर। काली गर्दन वाला सारस सेम है, पक्षी सेम है। हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा उन्सिया है, जबकि काली गर्दन वाले जो सारस का वैज्ञानिक नाम क्या है, ग्रस निग्रिकोलिस। IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट में हिम तेंदुआ को सुभेद वल्नरेबल की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। हिम तेंदुआ एवं उसके आवास को संरक्षित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2009 में प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया गया था। पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड कब लॉन्च हुआ था, 2019 में। और क्या है कि 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में काली गर्दन को संकटापन्न
श्रेणी में रखा, किस श्रेणी में रखा है, ये इन्वायरमेंट में पूछा जाता है, इसको याद रखिए। और जो चर्चा में रहता है उसी की श्रेणी पूछी जाती है। काली गर्दन वाले सारस लद्दाख में चांगथांग क्षेत्र में पाया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हम कल देखेंगे। ये राष्ट्रीय घटनाक्रम चल रहा है, ऐसे हम कम से कम इसको हम 20 तारीख तक या कोशिश तो करेंगे कि 15 तारीख तक हम इसको समाप्त कर सकें। और क्यों, उसके बाद हम आर्थिकी लेके आएंगे, उसको 2-3 वीडियो में ही समेट देंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेल्पफुल लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। और जहाँ तक है 120 रुपये की, अगर हम मार्केट में जाके बुक लेंगे तो 120 की मिल जाएगी, और वैसे दाम 160 रुपये है। तो बुक ज़रूर ले लीजिए। और अगर जीरोक्स करवाना हो तो हम इसको PDF जो है डाल देंगे उसमें, टेलीग्राम पे आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका PDF भी निकलवा सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको शेयर भी करा करिए, और आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए इसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। धन्यवाद।